जो दिल्ली की जनता है उन्होंने बीजेपी को हराया है, कांग्रेस को नहीं हराया है और आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं हराया। ये मशीनों के खेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आई हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि ये जनादेश है। बिल्कुल जनादेश नहीं है, ये मशीनों का आदेश है। जनादेश बिल्कुल नहीं है। हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी की आंधी चली है, लहर है। ये पेपर बैलेट से चुनाव आप करा लीजिए। आंधी तूफान सुनामी सब नजर आ जाएगी। 5 सीटें नहीं आएंगी, 5। मैं अभी फिर कह रहा हूं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और आप फिर कहने लगे कि यहाँ पर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई है चुनाव में। बिल्कुल 100% गड़बड़ हुई है। केजरीवाल जी ने अमित शाह जी के साथ मिलके और चुनाव आयुक्त और उनके भ्रष्ट अधिकारी जो है राजीव कुमार जी के साथ मिलके मशीनों में गड़बड़ी की है और इसीलिए उनकी 22 सीटें आई हैं। वरना उनकी कर रहे हैं क्या सर आप? नहीं, मजाक क्यों कर रहा हूँ। अब मैं ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें भी नहीं आ सकती थी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते थे, तो उसको आप सीरियसली नहीं लोगे या बोलोगे कि जी आप बीजेपी के खिलाफ हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने 22 की 22 सीटें ये मशीनों में गड़बड़ी करा के अमित शाह जी और इनके साथ मिलके राजीव कुमार जी और उनके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर 22 सीटें ली हैं, तो उनकी 0 आनी चाहिए थी। तो ये भी आप मजाक कह रहे हो। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं बड़े ईमानदारी का चुनाव हुआ यहाँ पर। विपक्ष कौन है? विपक्ष तो केजरीवाल जी कह रहे थे हम जनता का जो वो है वो स्वीकार करते हैं। तो अब ये स्वीकार करना मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत है। वो गलत बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। वो देश जो दिल्ली की जनता है उन्होंने बीजेपी को हराया है, कांग्रेस को नहीं हराया है और आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं हराया है। ये केजरीवाल साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी वजह आने वाले समय में आप लोगों को नजर आ जाएगी। मतलब जनता ने किसको हराया था? भारतीय जनता पार्टी को हराया है। ये मशीनों के खेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आई हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि ये जनादेश है। बिल्कुल जनादेश नहीं है, ये मशीनों का आदेश है। जनादेश बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था। दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं सर आप? नहीं, मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं दिल्ली की जनता का और मेरे जो हमारे जो साथी हैं वो दिल्ली की जनता का दिल से इज्जत करते हैं, उनके मतों की दिल से इज्जत करते हैं। कोई सबूत है, प्रूफ है आपके पास दिल्ली चुनाव में गड़बड़ी हुई है या अफवाह फैलाते हैं आप? अगर मैं अफवाह फैलाऊंगा तो आज तक अदालतों में सिर्फ एक ही आदमी की पिटीशंस क्यों बचती हैं जिंदा? एक ही आदमी क्यों अदालतों में केस जीतता है, बाकी सब तो हार रहे हैं ना। आज भी एक करण दलाल साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है, हाफ सेंचुरी होने वाली है। हमारी पिटीशन बचती क्यों है? और हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। बाकी सब लोग अगर मजबूरी वश, पता सबको है। देखिए बाकी जो वकील है सब बेकार है। वो नहीं, बेकार वकील नहीं है। बात आज भी अगर आप कोर्ट अदालत में होते तो क्या बहस हो रही थी अगर आप लोग देखते तो आपको कुछ समझ में आ सकती बात। दिल्ली में मोदी जी की आंधी चली है, लहर है। ये पेपर बैलेट से चुनाव आप करा लीजिए। आंधी तूफान सुनामी सब नजर आ जाएगी। 5 सीटें नहीं आएंगी, 5। मैं अभी फिर कह रहा हूं। अभी आप पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव करा लीजिए, जैसे मारकंडवाड़ी के गांव के लोगों ने करेक्ट करा था ना। और उत्तम राव जानकर साहब जो एमएलए यहाँ वो आए थे, उन्होंने मुझे वकील एंगेज किया और हम लोग इलेक्शन कमीशन भी गए थे। आप लोग तो गए थे ना साथ में हमारे देखने। तो हमने वहां ये उन्होंने उत्तम राव जानकर साहब ने क्या दिया, ये रहा मेरा इस्तीफा, आप पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव करा लो, मैं तो जीता हुआ हूं ना। तो ये भी आर्ग्यूमेंट उनकी आप अब नहीं बोलेंगे चुनाव आयोग। आधार पर कहते हैं कि 5 सीट नहीं आएंगी बीजेपी की अगर बैलेट पेपर से चुनाव। मैंने इसके किसकी सीट आएंगी सर? किसी की भी आए बीजेपी। सारे मुस्लिम मौलाना तो कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया। आपने उस मौलाना का सुना नहीं? मौलाना तो जितने जो बेईमान मौलाना है सारे, जिनको मौलाना नहीं कहना चाहिए, गलती से मेरे मुंह से निकल जाता है मौलाना, वो उलेमाए सू कहते हैं उन्हें। उनको बेईमान व्यक्ति माना जाता है। ये हमारे धार्मिक रूप से माना जाता है। जो मौलाना का चेहरा बना के आते हैं ना, उनको एक आम आदमी से भी बड़ा पापी माना जाता है, बुरा माना जाता है अगर वो मौलाना का चेहरा बना के पाप करते हैं। तो ये इस्लाम। अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती तो मैं आप कह रहा हूँ ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो जितने भी उलेमाए सू है ना, ये तो 200-300 से ज्यादा है नहीं पूरे देश में। अब वो 200-300 के 200-300 तो है ही आरएसएस के लोग। अगर वो 200 लोग या 300 लोग आरएसएस को और बीजेपी को वोट दे भी देते तो उससे क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। कौन सी कितनी सीटें जीत जाती बीजेपी? तो ये बात अब 200-300 लोगों ने दिया वोट, बस मुसलमान कह रहे हैं ना। आपने कहा ना मौलाना बोल रहे हैं हमने सबने वोट दिया है, तो वो मौलाना नहीं के मारे बोल रहे हैं वो। नहीं,
200 लोगों ने तो दिया ही होगा ना, उनके अंदर तो मन में दिल में सब जगह आरएसएस ही आरएसएस है। तो सपा कह रही है दिल्ली चुनाव में कि ये केजरीवाल जो है, ये कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बन के काम किया, ये बीजेपी की एजेंट इसलिए हारे हैं यहाँ पर। अब एक दूसरे को गाली देते रहे, लड़ते रहे, बहुत सारी कमियां हैं एक दूसरे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी देखिए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी, पहली चीज तो ये। अब मैं जब भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करता हूं तब वो स्थिति ध्यान में रख के करता हूं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। पहली चीज तो मशीनों से चुनाव हो रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, 20% वोट तक इसमें चुराए जा सकते हैं बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा। तो पहली बात तो ये, अगर कांग्रेस पार्टी 5 साल पिछले मेहनत की किसी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने, बताओ आप मुझे, सब सो रहे थे ना चादर तान के, अब 1-1.5 महीना पहले जाग गए। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है वो भी सुन लीजिए आप। किसी ने अपने इलेक्शन में स्वयं भी पैसा नहीं लगाया, और सब जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, सबके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। मतलब कोई भी कांग्रेस पार्टी में कहा भी जाता है कि लीडर्स जो है ना कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड, वो बहुत अमीर और पैसे वाले हैं, पार्टी बहुत गरीब है। ये बात 100% सही है, और मैं सबूतों के साथ बोलता हूं, बगैर सबूत के नहीं बोलता हूं। अब आगे चलते हैं। ये सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े करोड़पति और रिच नेता जितने भी थे, आपको 5 साल कहीं भी नजर आए आम आदमी पार्टी का विरोध करते ही नजर आते, बीजेपी का विरोध करते नजर आते, क्योंकि दिल्ली में 2 सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी बीजेपी के पास है, लैंड बीजेपी के पास है। क्या किसी भी कांग्रेस के वर्कर ने कोई आंदोलन किया बीजेपी के खिलाफ? वर्कर करना चाहते हैं, लीडर और जो दलाल हैं कांग्रेस, जो आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने उन्हें रोका। अब 1-1.5 महीना पहले उठ के आ गए, कुर्ते बढ़िया बढ़िया पहन के, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा के, वही क्रिमिनल मीडिया उनको हाईलाइट कर रही है। फॉर्मूले में आ गए ना मेरे वाले, ये क्रिमिनल मीडिया क्यों हाईलाइट कर रही है? फिर उनका दूसरा ये होता है कि राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, सोनिया जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, एक रैली करेंगे, हमें वोट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें मेहनत नहीं करनी है कुछ भी, ना वर्कर्स को 2 पैसे देने हैं कि भैया तुम खाना तो खा लेना, कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे। या अपनी जो पर्चियां बांटने जाना होता है, अपनी जो कार्यक्रम राहुल जी और हमारे बड़े नेता बता रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो ही जाके लोगों को बता देना, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि राहुल जी आएंगे और हमें जिताएंगे, और अगर नहीं जिता पाए तो राहुल जी नेता अच्छे नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, उनका फॉर्मूला ये है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर 5 साल कुछ मेहनत नहीं की तो वो वोट काटेंगे या वोट उनको जीतने के लिए लड़ रहे थे? सीधी सीधी बात है। अगर 5 साल मेहनत करते तो मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बराबर बराबर सीटें आती हैं, लेकिन वो कम से कम 65 होती, दोनों की मिला के 65। ये सच्चाई है। 5 बीजेपी की आती, क्योंकि ना केजरीवाल साहब के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन किया, एक बस शराब घोटाले में कंप्लेंट कर दी जाके, उसके अलावा कोई आंदोलन किया नहीं किया। राहुल जी आएंगे वोट दिलवाएंगे, प्रियंका जी आएंगी वोट दिलवाएंगी, ये कौन सी पॉलिसी है? तो अब अगर कोई उन्हें वोट काटने वाला बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? 5 साल मेहनत करते ना, फिर देखते कितनी सीटें आती। ये सच्चाई है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, अभी हम इसलिए बोल रहे हैं, अब हम बिहार हमारा टारगेट है। अगर ये जाग गए, ये स्लीपर सेल्स और आरएसएस के एजेंट्स को साइडलाइन कर दिया वर्कर्स ने पार्टीज के, क्योंकि और कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो ठीक है। नहीं तो हम लोग जितनी भी हमारी ताकत है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो हम अपनी ताकत से ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, और जितनी हमारी ताकत है लगाएंगे। हम अपने देश का संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, जनता के वोट बचाएंगे। ये फर्जीवाड़े वाले वोटों से हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी जान लगाएंगे, जनता हमारे साथ। तो किस बात की पिटीशन डाली जाती है? ये अगर बोल के ये जाते हैं कि चुनाव आयोग पे हमें कोई शक और शुबा नहीं है, तो फिर पिटीशन क्यों डालते हैं? हारने के लिए डालेंगे तो हारेंगे ही ना, जीतने के लिए डालेंगे तो जीतेंगे। तो हम ईवीएम पर तो सारी पिटीशन खारिज ही होती है ना सर। मैं कहता रहा हूँ, आज लेटेस्ट करण दलाल साहब की डिसमिस हुई है। करण दलाल कौन, क्या नाम? करण दलाल साहब जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उनको जो हरियाणा है ना, हरियाणा कांग्रेस में हार के लिए एक कमेटी बनी थी, उसके कारणों का पता लगाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया था उस कमेटी का। उनकी पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल बहुत सारी टिप्पणियां करके डिसमिस की है। एडीआर की पिटीशन आज डिसमिस होने ही वाली थी, लेकिन जो किसी वजह से बच गई। लेकिन अब देखिए आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको, जब डाली ही हारने के लिए जाएगी, ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पे हमें कोई शक ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, हर पिटीशन में इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, हम तो यही कहते हैं ना जाके। इसीलिए हम जीत रहे हैं, क्योंकि हम जीतने के लिए डालते हैं। अब जो स्लीपर सेल्स के कहने में आके पिटीशन डलेंगी, तो हारने के लिए डलेंगी,
तो होगा क्या? और ये पिटीशन जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है, ये अगर जीत भी जाते हैं तो उसमें भी हार है। सिलसिला कितने साल तक और चलेगा सर? ये सिलसिला ज्यादा समय तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि स्लीपर सेल्स अपनी लीडरशिप को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। आज करण दलाल साहब की जो पिटीशन डिसमिस हुई है, ये उसका एक और बड़ा एग्जाम्पल है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर करण दलाल साहब की पिटीशन जीत भी जाते हो तो हाथ क्या आता? कुछ नहीं, 0 सिफर अंडा नाड़ा। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि वाकई में ये लड़ाई लड़ने वाली है और ये जीत सकते हैं आप इसको? ये हम 100% लड़ाई जीतेंगे और जीत रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सरकार ने कानून तक बदल दिया हरियाणा की हमारी जीत के बाद। अब लेकिन हरियाणा से, मैंने आपको उस दिन भी शायद दिखाए थे, हरियाणा के जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो आज भी हमें चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि आप फॉर्म 17C ले जाओ हमसे। तो हम ले रहे हैं, हमसे कोई अभी तक अदालत में और जमीन पे जो सड़क पे आंदोलन चल रहा है कोई जीता नहीं है। ये तो सिर्फ वक्त की बात है जो ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ इस आंदोलन में जो पिटीशन खारिज हो रही है चुनाव को लेकर, तो वो फिर आपसे क्यों नहीं मिलते आकर? जब उन्हें हारने के लिए ही डालनी है। मैंने अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का किस्सा नहीं सुनाया आज का, जब हारने के लिए पिटीशन डाली जा रही है, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलीजुली गठजोड़ करके डालनी जा रही है, तो मेरे पास क्या आएंगे? मैं तो हारने के लिए नहीं लड़ता ना, मैं तो जीतने के लिए काम करता हूं। वरना मैं डालूंगा ही क्यों? मैं पिटीशन ही क्यों डालूंगा अगर मुझे पता ही है मुझे हारने के लिए जाना है? तो कांग्रेस हारने के लिए पिटीशन डाली? 100% ये पिटीशन हारने के लिए डाली गई थी। इसीलिए अगर आप लोग कोर्ट में होते ना तो आप लोगों को ये सब बात, एडीआर भी हारने के लिए डाल रही है। अभी एडीआर का भी पता लग जाएगा। प्रशांत भूषण जी हैं वकील, आज उनसे क्या क्या सवाल अदालत ने किए थे, अगर आप लोग कोर्ट में होते तो देख लेते। और एडीआर की जो पहली जजमेंट है उसी में पहला पैराग्राफ में लिखा है ना ये क्या, कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक और शुबा ही नहीं है, पूरा विश्वास है। ये तो आप जाके उनसे पूछो ना एडीआर वालों से। वकील को बुरा कहना बहुत आसान होता है, वकील तो वो कहता है ना जो उसका क्लाइंट उससे कहलवाता है। और जो आज पूरी डिटेल में बहस हुई है, जो पहली पिटीशन विड्रॉ की थी ना, उस पे चुनाव आयोग के वकीलों ने इतनी जबरदस्त आज ये इस पे टिप्पणियां और वो जोरदार बहस की थी और बुरा भला बोला था कि जब आपने एक पिटीशन पहले विड्रॉ कर चुके हो। और जो जस्टिस दत्ता थे उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी याद है अभी तक कि उस पिटीशन में तो आप ये ही नहीं बता पा रहे थे कि आपने ये पिटीशन डाली क्यों है, फिर आपने विड्रॉ कर ली और आज आप दोबारा उसी काम को लेके आ गए। तो ये तो अंदर अदालत में हो रहा है, आप लोगों को आप देखना चाहिए अदालत में आके। दिल्ली के जनादेश को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्या? दिल्ली का नहीं, मशीनों का जनादेश ना मैंने पहले एक्सेप्ट किया है ना मैं आज करूंगा। जो भी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बनेगा वो जनता का नहीं बनेगा, वो मशीनों के वोटों का बनेगा जो कि चुराए हुए वोट हैं। बिल्कुल। आप केजरीवाल साहब क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में आपको केजरीवाल साहब से पूछना पड़ेगा। मैं तो अभी भी जवाब दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, उनको भी 22 सीटें तो ईवीएम से जीते हैं, वो भी ईवीएम से जीते। अभी तो बोल रहे हो आप, अगर जनता का धन्यवाद कर रहे हैं तो जनता ने तो उनको वोट ही नहीं दिया, मेरा ऐसा मानना है। अब दोनों में से कौन सी बात है सही? नहीं, जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, केजरीवाल को वोट नहीं दिया, फिर किसको वोट? अच्छा, केजरीवाल जी को तो जनता ने वोट दिया, बीजेपी को भी जनता ने वोट दिया, ये बात कह रहे हो? ऐसा नहीं है, या तो दोनों की बात रखनी चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूं, आप दिखा दो ना जनता ने वोट दिया है। ये जो वीडियोग्राफी हम मांग रहे हैं, जो हमारा कानूनी हक है हर एक नागरिक का, उसको दे क्यों नहीं रही चुनाव आयोग? जहां जहां मिला है वहां साफ नजर आ जाता है चोरी होते हुए। रामपुर में साफ नजर आ रहा है और फतेहपुर सीकरी की जो हमें वीडियो मिली है उसमें साफ नजर आ रहा है चोरी होते हैं। जनता कोई उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में, या फिर ऐसे ही वो बस सुनती? जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान निरंतर कर रहा हूं कि अपनी अपनी पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, उनको आप निरस्त कीजिए, उनको आप रोकिए, अपने लीडरशिप का हाथ मजबूत कीजिए। और ये जो मशीनों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान, जो खड़गे साहब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने ही वादा किया था 26 नवंबर को, उनसे कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी के भी और दूसरे पार्टियों के भी, अपने अपने लीडर्स के ऊपर दबाव बनाएं कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए, आंदोलन के लिए सड़क पे आए। हम लोगों के साथ आए या हम लोगों को अपने साथ लें, हमारी तो कोई ईगो नहीं है, हम लोग तो पीछे चले जाएंगे। हम थोड़ी मंत्री संतरी प्रधानमंत्री और मिनिस्टर बनेंगे तो यही, लेकिन जनता के वोटों से बने, कोई भी बने। तो मैं अभी फिर आपको कह रहा हूं कि 45 सीटों पे अगर ये आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस पार्टी वाले अभी भी अगर अपने स्लीपर सेल्स और आरएसएस के दलालों और एजेंट से के चुंगल से बाहर आ जाए तो अभी भी 45 सीटों पे हम दोबारा चुनाव करा सकते हैं अदालत और कानून और संविधान के माध्यम से, सिर्फ 6 से 8 महीने में। गारंटी लेने द्वारा गारंटी तो सिर्फ वो धीरेन्द्र शास्त्री जी लेते हैं,
गारंटी नहीं लेता। मैं कानून और संविधान के हिसाब से एक फुल प्रूफ रास्ता बना के दे सकता हूं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लोग आंदोलन भी करें, क्योंकि ये फैसले 6 महीने में होने चाहिए। तो ईवीएम तो बैन हो ही नहीं, आप तो 2018 का आंदोलन कर रहे हैं। मैं 5 जनवरी 2024 से आंदोलन में जुड़ा हूं। उसके पहले बहुत सारे हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन 5 जनवरी 2024 के बाद का मैं एक पूरे साल का आपको अकाउंट दे सकता हूं। आप देख रहे हैं ये जो मशीनों का मुद्दा है, नंबर 1 मुद्दा होता है किसी भी चुनाव में। ये हम लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की, और ये मुट्ठी भर लोग चल इसलिए पा रहे हैं कि पूरे देश की जनता हमारे साथ। आपके हारने की बौखलाहट है, आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ती नहीं है ठीक से, ना कांग्रेस ना बसपा। हमारी तो पार्टी है, उनके नेता सड़कों पे आते नहीं है। नहीं, वो सब मैं यही तो कह रहा हूं, अगर वो सड़कों पे आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में ही 5 सीटें आती। यही तो मैं कह रहा हूं। किसके खिलाफ? मशीनों के खिलाफ। बाकी तो जनता खुद ही जानती है ना, बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, सब परेशान। तो अपनी पार्टी को नेता को सुधारिए ना। ईवीएम ये मेरी पार्टी नहीं है ना। मेरी पार्टी होती तो मेरी बात सुनती, आम आदमी पार्टी मेरी बात सुनती, कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनती। अभी भी करोड़ों रुपए की बात नहीं सुनती है सर, आपके कहने से ठेला लग गया पकौड़ों का अंदर। पकौड़ों का ठेला? पकौड़ों का ठेला तो इसलिए लगाया कि उन्हें लगा कि हम सब थोड़े वोट ले लेंगे इस नाम पे भी, वरना हमारी तो एंट्री भी बैन होगी। मैं तो खैर खुद ही नहीं जाऊं, किसी जगह जाता ही नहीं हूं मैं कह रहा हूं ना, मैं देखो हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के कह रहा हूं कि मैं किसी भी जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उनसे मिलने को तैयार हूं एक मुद्दे पे। और उनको जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो वकील कर रहे हैं, मैं फ्री में देने को तैयार हूं सब कुछ। मुझसे कोई मिलने आ रहा है या मुझे बुला रहा है? नहीं। तो ये बात है, हमारे तो यूज एंड थ्रो है ना। हम भी तो बहुजन समाज का हिस्सा है। अगर हमें लगा कि पकौड़े बेच तलवा लेंगे कुछ, यहाँ फोटो आप मिल जाएगी, हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा, तो हमारा इस्तेमाल कर लिया और फिर फेंक दिया, उसमें क्या बात है? हमें तो आदत है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मशीनों की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, और हम लोग सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं, आज मैं आपके सामने खड़ा क्यों? क्योंकि देश की जनता जो है ना, आम नागरिक, वो ये उनकी लड़ाई है और वो हमसे लड़वा रहे हैं। हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई हम अपने दम पे लड़ लें। ये पीछे जनता की ताकत है हमारे, और जनता के फोन आते हैं। मैं भी आपके साथ, मेरे साथ सड़क पे चलो, वो कितने लोग मुझे रोक रोक के कहते हैं प्राजा साहब पीछे मत हट जाना, आपको हम माफ नहीं करेंगे अगर आप भी पीछे हट गए। बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, जनता का, ये जनता का आंदोलन है। हम लोग तो सिर्फ आगे रह के जनता के इशारे पे काम कर रहे हैं। उन्हीं की आवाज है, वो टूट कैसे जाएगी? वो कभी भी मानने को तैयार नहीं है मशीनों को। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पिटीशन अभी पेंडिंग है, ये अगर जीत भी जाएंगे, जीत के भी हारेंगे। ये पिटीशन क्या है कि जो बर्न्ट मेमोरी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का ऑर्डर था, जो ये मशीनों के अंदर जो बर्न्ट मेमोरी है, उसको निकाल के चेक कर लिया जाए कि इसमें कोई घपला तो नहीं किया हुआ था। किसने घपला? कौन करेगा? जो ये मशीनें बनाता है, यानी कि बीईएल और ईसीएल मशीनें बनाती है ना, उसने कोई घपला तो नहीं किया हुआ, ये चेक कर लिया जाए। इसकी पिटीशन डली थी, और इसके लिए चुनाव आयोग जो है, जो प्रोसीजर कोर्ट ने ले डाउन किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका बताया था उसका पालन नहीं कर रहा। इतनी बार पिटीशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोसीजर बताया था? जीत के क्या होगा कि ये मशीनों की जो चेकिंग होगी ना, वो बीईएल और ईसीएल के इंजीनियर करेंगे, और ये मशीनों में घपला ही, हम क्या कह रहे हैं, ये घपला ही उन्हीं का किया हुआ है। तो अपनी चोरी आके कोई बताएगा तो चलिए मान लेते हैं, जीत जाते हैं पिटीशन। ईसीएल और बीईएल के इंजीनियर कहेंगे ये तो बिल्कुल बढ़िया है, हमने ही तो बनाई थी, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी जो जा रही है, इसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, इतने बड़े बड़े वकील एंगेज करके वहां पेश करा रहे हो इस काम के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, ये टाइम वेस्ट है। जीत के भी या हार की तरफ एक और ठप्पा लगवाना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस जो है डिसमिस कर दिया, और अब जो होगा ना, ये जो बीईएल और ईसीएल के इंजीनियर चेक करेंगे, ये तो इसलिए इस्तेमाल करेंगे आरएसएस और बीजेपी के लोग कि सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया, ये मशीनें बहुत बढ़िया हैं। अब मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको। अब ये बताओ कि ये आरएसएस के एजेंट हैं या नहीं है ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिलीफ मांगने गए? आप मुझे सीधे सीधे बता दो। तो हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग के ये बीईएल और ईसीएल के इंजीनियर्स को अरेस्ट करो। इन्होंने इन मशीनों में घपला किया है, ये चेक नहीं करेंगे? क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है कि पुलिस चोर से ही पूछे कि भाई तूने चोरी की है नहीं की, और चोर ने कहा हाँ जी मैंने की है, और अदालत में जाके भी मैं कबूल कर लूंगा कि हाँ मैंने चोरी की है? ये है केस। तो अब बताओ आप कि मैं इन्हें आरएसएस का एजेंट बोलूं या ना बोलूं, आप ही बता दो। ये है मुद्दा। तो अब हम देश की जनता से भी ये कह रहे हैं,
और सब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि अगर आपको संविधान बचाना है, अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, अगर आपको जनता के वोटों को बचाना है, अगर आपको जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें चाहिए, तो इन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और उनको एक तरीके से बाइकआउट करो। और जैसे ही ये स्लीपर सेल्स पीछे हटेंगे, हम सब मिलके मशीनों से नहीं पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। बिहार का चुनाव का टारगेट अब लोगों हम बना रहे हैं। बिहार में हम आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव जी से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से और जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लोगों से मिलकर उनको